दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई कहानी पर। दादू, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिनेश ने बड़ी मुश्किल से अपने दोनों बच्चों को ये शब्द रटवाए थे ताकि उनके पिताजी अपने पोते पोती के मुंह से सुनकर अपने जन्मदिन पर खुश हो जाएंगे। अमेरिकी परिवेश में पले बड़े दिनेश के दोनों बेटे हिंदी भाषा समझते तो थे, पर बोलने में अटक जाते थे। दिनेश के पिता नागपुर से अपने बेटे दिनेश से मिलने अमेरिका साल 2 साल में चले आ जाया करते थे, लेकिन उनका मन बहुत ही कम लगता था। दिनेश ने अमेरिकन लड़की से ही शादी की थी और बच्चे भी वहीं पैदा हुए थे। दिनेश के पिता को वहाँ का माहौल बहुत कम समझ में आता था। घर का पत्नी के गुजर जाने के बाद अकेले पड़ गए थे। साल के 3-4 महीने वो अपने बेटे के साथ अमेरिका में ही गुजारते थे। बेटे से तो उनका लगाव था, पर दिनेश की पत्नी और उसके बच्चे को तो कतई पसंद नहीं करते थे। उनके पहनावे, उसका रहन-सहन दिनेश के पिता को रास नहीं आता था। बेटे का मोह उन्हें अमेरिका और आने पर मजबूर कर देता था। दिनेश ने अपने पिता के जन्मदिन की पूरी तैयारियां कर रखी थी। दिनेश की बेटी जिया और बेटा साहिर भी बहुत खुश थे। दिनेश की पत्नी भी अपने ससुर का खुश रखने का पूरा ख्याल रखती थी, पर मुश्किल इतनी ही सी थी कि दिनेश के पिता को अपनी बहू की कोई भी बात अच्छी नहीं लगती थी। जैसे ही दिनेश और उसके परिवार ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और बड़े से बर्थडे केक को काटने के लिए उनके आग्रह करके हुए चाकू आगे बढ़ाया, वैसे ही दिनेश के पिता भड़क उठे। उम्र को घटाने के तरीके मुझे न बतलाओ, मैं इन सब पर विश्वास नहीं करता। इस केक को मेरे सामने से हटाओ और अपने कमरे में ले जाकर तुम चारों मिलकर काट लो और खा लो। मुझे ये चोचलेबाजी तनिक भी पसंद नहीं है। इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहना चाहता हूँ और खुद को वैसा ही दिखलाता हूँ। दिनेश और उसके परिवार को उनका यह व्यवहार तनिक भी पसंद नहीं आया। 13 साल की जिया ने अपने दादू की तरफ देखते हुए कहा, "व्हाट हैपेंड? क्या हुआ दादा?" साहिर जिया से 2 साल बड़ा था। अपने दादू के करीब जाकर केक की क्रीम उनके गालों पर लगा दी। दिनेश के पिता ने अपने पोते की इस हरकत पर उसको बहुत बुरा भला सुना दिया और बच्चों के साथ दिनेश अपने कमरे में चला गया। दिनेश की पत्नी ने अजीब सा मुंह बनाया और दिनेश के पीछे पीछे चली गई। अपने पिता के इस व्यवहार से दिनेश दुखी तो था, पर बच्चों को समझाया कि पापा ने यह सब कभी नहीं देखा और न ही कभी किया है, इसलिए उनको ये पसंद नहीं। पर डैड, दादू अपसेट क्यों हो गया? जिया ने साहिर से सवाल किया। दिनेश ने जिया से कहा, वो अपसेट नहीं है। तभी दिनेश की पत्नी एनी बोली, ही इज़ नॉट अपसेट, ही इज़ मैड। वो पागल हैं। साहिर, जिया और एनी तीनों ठहाका लगाकर हंस पड़े। दिनेश एनी की इस तरह की भाषा का कोई जवाब नहीं दे पाया। घर का माहौल न बिगड़े इसलिए उसके केक काटा और बच्चों को खिलाते हुए मुस्कुरा दिया। दिनेश को उस रात नींद नहीं आई। पिता का व्यवहार अच्छा तो नहीं लगा, पर उनसे कुछ कह पाना भी असंभव सा था। दिनेश के पिता पूरे दिन घर में अकेले ही रहते थे। बच्चे स्कूल में तो पति पत्नी ऑफिस के लिए चले जाते थे। साला, ये कोई देश है जहाँ अपने भी गैरों की तरह रहते हैं। बच्चों में न कोई संस्कार है, न अपनों के प्रति कोई लगाव। इस नालायक दिनेश ने न जाने कितनी बार बोला कि नागार्जुन में परिवार ले चले, पर मेरी सुनता कौन है? वहाँ रहेंगे तो 4 दिन में सबको सुधार दूंगा। अपने मन बड़बड़ाते जा रहे थे दिनेश के पिता। तभी दरवाजे पर घंटी बजी तो देखा कि घर की साफ सफाई और खाना बनाने वाली मेड खड़ी हैं। वो एक भारतीय महिला थी। काफ़ी दिनों से अमेरिका में रह रही थी। उनका बेटा
पुणे में उसको लेकर आया था, पर बेटे की लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया था। बहू अमेरिकन थी। दूसरों उसने दूसरी शादी कर ली तो पत्नी की माँ को घर के निकाल दिया। अपना गुजारा करने के लिए वहाँ रह रहे भारतीयों के यहाँ साफ सफाई और खाना बनाने का काम करती थी। दिनेश के घर में वो 2 साल से काम करती थी। जब वो दिनेश के घर काम करने आती तो उस बीच में दिनेश के पिता का समय अच्छी तरह पार हो जाता था। उर्मिला, तुम अपने बेटे के मरने के बाद भारत वापस क्यों नहीं गई? दिनेश के पिता ने काम करने वाली उर्मिला से पूछा। नहीं साहब, मैं वापस जाकर भी क्या करती? पुणे में जितनी ज़मीन जायदाद थी, बेटा सब कुछ बेचकर मुझे अपने साथ ले आया था। अकेला ही बेटा था साहब, वही मेरे जीवन का सहारा था। अगर वहाँ चली जाती तो कहाँ रहती और क्या करती? मेरा बेटा दिनेश का अच्छा दोस्त था तो वह मुझे अपने दोस्त के घर लाया। लेकिन साहब, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए यह काम करने लगी। मैं अच्छा पैसा कमाती हूँ। इधर दिनेश के ऑफिस में जितना भी भारतीय हैं, मैं सबके घर में यही काम करती हूँ। मेरा बेटा भी दिनेश के ही ऑफिस में काम करता था। बीच बीच में अपने पल्लू से अपने नम आंखों को पोंछ लेती। दिनेश के पिता उसकी कहानी सुनकर घबरा जाते थे और अपने आप से कहते कि मैं जीवन भर अपनी ज़मीन जायदाद नहीं बेचने वाला। मुझे अब समझ में आया कि दिनेश क्यों कहता है कि सब कुछ बेचकर हमेशा के लिए यहीं आ जाए वो। उर्मिला काम में व्यस्त हो गई और दिनेश के पिता अपने ही अफवाहों ऊहापोह में दिमाग घुमाते रहे। उर्मिला ने डाइनिंग टेबल पर लंच बना के आवाज़ लगाई। साहब आइए, खाना बन गया है। आपको कढ़ी बहुत पसंद है न? मैंने आज वही बनाई है। जिया और साहिर भी आने ही वाले हैं, लेकिन दिनेश के पिता कभी भी उनके साथ लंच और डिनर नहीं करते थे, इसलिए उर्मिला की आवाज़ सुनकर वो डाइनिंग टेबल पर लगे भोजन को एक प्लेट में लगाकर खाने लगे। हेलो दाऊ, दाऊ आर यू? साहिल और जिया ने एक साथ अपने दादू से कहा, पर दिनेश के पिता ने उसकी इस बात का जवाब नहीं दिया। दोनों बच्चों ने कंधा ऊंचा किया और अपने अपने कमरे में चले गए। उर्मिला दोनों बच्चों से कहा, लंच रेडी है, जल्दी से चेंज करके आ जाओ। दिनेश के पिता ने उर्मिला से कहा, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है, ज़रा देखो कहाँ रखा है। मैंने उर्मिला ने कहा, वो तो मैंने जिया के कमरे में देखा था। दिनेश के पिता खाना खाकर जिया के कमरे की तरफ गए और दरवाज़ा खोलकर जैसे ही 2 कदम बढ़ाए, वैसे ही जिया उन पर चीख पड़ी। हाउ डेड यू विदाउट नॉकिंग यू एंटर माई रूम? बिना दस्तक दिए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में प्रवेश करने की? आउटसाइड, बाहर निकलो, देखते नहीं मैं कपड़े बदल रही हूँ। दादू, आपको इतनी भी तमीज़ नहीं कि मैं किसी के कमरे में घुसने से पहले दरवाज़ा खटखटा दें? जिया कपड़े तो पहले ही बदल चुकी थी, न जाने किस बात का गुस्सा उन पर उतार रही थी। दिनेश के पिता अपनी पोती की इस हरकत से सकते में आ गए। निस्तल मौन हो गए, अवाक रह गए कि यह मैं क्या सुन रहा हूँ। जिया इतनी तेजी चीख थी कि उर्मिला और साहिल भी जिया के कमरे में आ गई। दिनेश के पिता की आंखों में आंसू आ गए और वो डगमगाते कदमों से जिया के कमरे से निकल आए। उर्मिला ने उनका चश्मा जिया के कमरे से उठाया और दिनेश के पिता को दे दिया। अरे रोते क्यों हो साहब, ये अमेरिका है, कोई हमारा भारत नहीं है। यहाँ कौन कब और क्या कह दे कोई भरोसा नहीं है। आप परेशान न होइए, कोई ऐसी बात नहीं है। वो अभी स्कूल से आई हैं, थक गई होंगी, इसलिए ऐसा मुँह से निकल गया। अब मैं चलती हूँ, आप आराम करिए, ठहरो उर्मिला। दिनेश के पिता ने उर्मिला को रोकते हुए कहा। दिनेश के पिता ने अपने सूटकेस
में अपना सामान रखा था और उर्मिला से कहा, अब चलो, मैं इस घर में एक भी पल नहीं रह सकता। लेकिन साहब, अभी आप कहाँ जाएंगी? उर्मिला ने दिनेश के पिता की तरफ देखते हुए कहा। जिया और साहिल भी वहीं खड़े थे। जना जहनुम, मैं चला जाऊंगा, पर यहाँ नहीं रह सकता। लेकिन साहब, दिनेश और उनकी पत्नी को तो आने दीजिए। उर्मिला ने फिर से दिनेश के पिता से कहा, तुम बैग उठाती हो या नहीं, या मैं ही उठा लूं? अरे, इतने बड़े शहर में कोई तो होटल होगा, वहीं रुक लूंगा और 2-4 दिन में नागार्जुन चला जाऊंगा। उर्मिला ने कहा, साहब, आप हमारे रूम पर चलो, जब दिनेश आएंगे तब कहीं भी चले जाना, और मैं आपको ऐसे कहीं नहीं जाने दूंगी। दिनेश के पिता और उर्मिला दोनों घर से निकल गए। जिया और साहिर उनको जाते हुए देखते रहे। थोड़ी देर बाद दोनों भाई बहन खाना खाते हुए फिर से अपने दादू का मजाक उड़ाते लगे। वाओ, व्हाट अ लव स्टोरी! दादू को इतनी भी शर्म नहीं कि मेड के घर रहने को चला गया। शिट यार! उर्मिला ने दिनेश के पिता का अपने घर में बहुत स्वागत किया। दिनेश के पिता को यहाँ बहुत ही सुकून मिल रहा था। उर्मिला से कहा, तुम यहाँ क्या मिल रहा है जो इतनी शिद्दत के साथ 7 समंदर पार बिना वजह पड़ी हो? अरे, पुणे नहीं जाना चाहती तो मेरे घर नागपुर चलो, मुझे भी तुम्हारा साथ मिल जाएगा और तुमको मैं एक सहारा। उर्मिला दिनेश के पिता की इस बात पर निस्तल मौन हो गई। जब दिनेश के पिता ने कहा, अरे तुम कहाँ खो गई, कोई जवाब नहीं दिया अब तक उर्मिला बोली, यहाँ रहकर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा मेरे आसपास है। अगर मैं पुणे या आपके साथ नागपुर गई तो मेरे बेटे की यादें यहीं सिमट के दफन हो जाएगी। दिनेश के पिता और उर्मिला की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। आपने आज ठीक से लंच भी नहीं किया। इतना कहकर उर्मिला किचन की तरफ बढ़ गई और दिनेश के पिता ने न जाने किन ख्यालों में खो गई। दिनेश और उसकी पत्नी जब शाम को लौटे तो दिनेश की बेटी जिया ने अपने दादू के खिलाफ ऐसा जहर उगला कि दिनेश की पत्नी आग बबूला हो गई। जिया ने कहा कि मैं कपड़े चेंज कर रही थी और दादू ने मेरे कमरे में आकर मेरे बदन से छेड़छाड़ करने की कोशिश की। दिनेश बेटी की यह बात सुनकर निस्तल मौन हो गया, लेकिन बेटी की इस बात से दिनेश बिल्कुल भी सहमत नहीं था। आज उसको खुद पे शर्म आ रही थी कि उसने अपने बच्चों की परवरिश कोई कमी छोड़ दी होगी। साहिर ने कहा, दादू का मेड के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए वो हमारा घर छोड़कर मेड के घर पर रहने चले गया। वैभव तमतमा गया और जैसे ही अपना हाथ साहिल पर उठाना चाहा, वैसे ही दिनेश की अंग्रेजी पत्नी ने दिनेश के हाथ को रोकते हुए कहा, हाउ डे यू! पहले अपने पिता को देखते नहीं मेरे बच्चों को मारने लगा। जस्ट होल्ड और हैंड, मेरा होटर एंड सन। कभी झूठ झूठ न बोलते हैं। अब तो दिनेश कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि पत्नी और बच्चे भी उसके के खिलाफ हो चुके थे। आज शाम जब उर्मिला दिनेश एवं अन्य घरों में खाना बनाने के लिए अपने घर से निकले लगी तो दिनेश के पिता ने उर्मिला के दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा, आज से तुम किसी के घर में काम करने नहीं जाओगी। क्या ज़रूरत है तुम्हें घर घर जाकर काम करने की? माना कि तुम मेरे साथ नागपुर नहीं चल रही सकती, लेकिन मैं तो अपनी छोटी बहन उर्मिला के घर रह सकता हूँ न। उर्मिला अवाक सी रह गई और उसकी आंखों में आंसू छलक आई। उर्मिला ने रोते हुए दिनेश के पिता से कहा, मेरे तो कोई भाई नहीं था, पर ईश्वर ने 7 समंदर पार बसाकर मुझे बड़ा भाई भी दे दिया। इतना कहकर उर्मिला अपने भाई के गले लगकर रोने लगी। तभी दिनेश वहां आ गया। अपने पिता के बाहों में उर्मिला को देखकर वो बिना सच जाने ही वहां से चला गया। दिनेश को कुछ समझ नहीं आया कि पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं। बच्चों जो कर रहे हैं, क्या उसे मैं गलत समझूं या फिर अभी जो मैंने अपनी आंखों से देखा उसे सही मानूं।
पूरा दिन गुजर गया। उर्मिला आज घर से बाहर ही नहीं निकली। दिनेश के पिता नहीं चाहते थे कि उर्मिला किसी के घर में काम करने जाए। उर्मिला ने कहा, भी कम से कम दिनेश के घर तो खाना बना दूं, वरना बच्चे भूखे रहेंगे या फिर वो अंग्रेजन कुछ भी बाहर से ऑर्डर कर देगी। मरने दो भूखे सबको, अगला ठिकाने लग जाएगी। अभी दोनों लोग बात कर ही रहे थे कि उर्मिला का मोबाइल बजने लगा। उसने स्क्रीन पर देखा तो दिनेश फ़ोन कर रहा था। हाँ दिनेश बेटा, कैसे हो तुम? उर्मिला ने दिनेश से पूछा। मैं तो ठीक हूँ आंटी, लेकिन आप जो कर रहे हो इस उम्र में वो ठीक नहीं है। उर्मिला ने मोबाइल का स्पीकर ऑन कर दिया। दिनेश बेटा, मैं कुछ समझी नहीं। तुम क्या कहना चाहते हो? आप इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हैं आंटी कि मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही हो। आज जब मैं पापा को लेने आपके घर गया तो मैंने खुद ही अपनी आंखों से देखा कि आप पापा को गले पड़ी थी। उर्मिला की आंखों से आंसू आ गया। दिनेश के पिता दिनेश की सब बातें सुन रहे थे और उन्होंने उर्मिला के हाथ से मोबाइल ले लिया और दिनेश पर विफरने लगे। क्या बक रहा है? बोल, मैं तेरा बाप बोल रहा हूँ। साले नालायक, अंग्रेजन बीवी के गुलाम। तुझे यही संस्कार दिए थे मैंने कि तू इस बुढ़ापे में मुझ पर, उर्मिला बहन पर शक कर रहा है। जरा खुद के परिवार को तो देख, क्या हो रहा है तेरी फैमिली में। तेरे बच्चे उम्र में तो बच्चे ही हैं, पर उनकी हरकतें देखी हैं तूने? अरे अमेरिका क्या क्या रहने लग गया तू? अपने सारे संस्कार भूल गया? तुझ जैसे मूर्ख इंसान से मुझे यह उम्मीद नहीं थी, पर घर रहने से तो अच्छा है मैं उर्मिला बहन के घर रह लूँगा। आज के बाद कभी उर्मिला बहन पर उंगली उठाने तो दिनेश अपने पिताजी की बातें सुनकर जवाब नहीं दे पाया और फ़ोन काट दिया। दिनेश की आंख खुल गई। अभी तक वो अपने पिता के बारे में गलत सोच रहा था, लेकिन अब उसके कानों में पिता के वो शब्द उर्मिला बहन की गूंज रहा था। दिनेश अपने घर बीवी बच्चों के होते हुए भी अकेला महसूस कर रहा था। दोनों बच्चे अपनी माँ के मुताबिक ही चलते थे। डैडी, मुझे भूख लगी है, क्या आज हमारी मेड नहीं आएगी? दिनेश के बेटे साहिल ने अपने पिता से पूछा। दिनेश ने कहा, नो, शी ऑन लीव टुडे। द तब तक दिनेश की बेटी भी आ गई और किचन में जाकर खाना तलाशने लगी। उसने जब देखा कि सभी बर्तन खाली हैं तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था। सिट आर वेयर हिज अहिल्या, व्हाट द हेल? अभी तक वो खाना पकाने नहीं आई। डैडी, उस मेड अभी भी अपने घर में नहीं बुलाने का। उसने दादू को भी अपने चक्कर में फंसा लिया है। देखो, अभी तक डिनर रेडी नहीं है। मुझे तेज भूख लगी है, तो जाकर आग भर ले मुंह में। तभी दिनेश की पत्नी अपने कमरे से आ गई। उसको देखते ही दिनेश की जुबान बंद हो गई। दिनेश की पत्नी ने कहा, तुम्हारी पिता बहुत ही घटिया इंसान है, नौकरानी को लेकर उधर से भाग गया है। तुम इंडियन सब ऐसा ही होते हो। जैसे ही दिनेश ने अपनी पत्नी की बात सुनी तो वो आग बबूला हो गया। जस्ट शट अप, मेरा फादर हैं वो, उनके लिए रिस्पेक्ट से बात करो वरना बहुत बुरा हो जाएगा। दिनेश की पत्नी बोली, यू शट अप, अगर तुमको भी अपने डैड के साथ यूँ जाना हो तो जाओ, बट मेरा बच्चों से कायदे से बात करो। पत्नी की अकड़ आवाज़ से एक बार फिर से दिनेश की जुबान पर ताला लगा। दिनेश दो राहों पर खड़ा था। एक तरफ भारतीय पिता के संस्कार से अंधा, दूसरी तरफ विदेश पत्नी और अपने बच्चे। समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। पिता की वजह से मेरी गृहस्थी टूट रही थी, तो कभी सोचता पत्नी की वजह से पापा मुझसे दूर हो रहे थे। किसी तरह से उसने पत्नी और बच्चों को समझा लिया और पापा को अपने घर लाने की भी बात कर ली थी। लेकिन दिनेश की पत्नी ने कहा, देखो, अगर तुम्हारी डैडी इधर रहने को मांगता है तो उर्मिला उधर नहीं रहेगा। वो लंच और डिनर बना के अपना घर जाएगा। दिनेश ने, भला उर्मिला आंटी यहाँ
क्यों रहेगी उर्मिला? अपना घर नहीं है क्या? जैसे ही वो पहले इधर आती थी वैसे ही अब भी काम करने करने ही आएगी। तभी दिनेश की बेटी बोली, मम्मी वो ओल्ड मैन को उधर ही रहने दो, वो मुझे भी पसंद नहीं, उसका साइज आँख मुझे अच्छा नहीं लगता। उस दिन वो मेरा रूम में नॉक किया और अंदर घुस गया। मैं कपड़ा बदल रहा था। डैडी को अगर उनको रखना है तो मुझे बोर्डिंग में भेज दो। 13 साल की दिनेश की बेटी से दिनेश को ये उम्मीद नहीं थी कि वो अपने दादा के लिए इस तरह की बात करेगी। दिनेश ने अपनी बेटी से कहा, ही इज़ माई फादर। जैसे मैं तुम्हारा पिता हूँ वो ही मेरे वैसे ही वो मेरे पापा हैं। दिनेश ने किसी तरह से बेटी को भी समझा लिया और चारों ओर लोग उर्मिला के घर पहुंच गए। उर्मिला दिनेश के पिता के सिर पर मालिश कर रही थी, दरवाजे की तरह पीटती तो दिनेश के पिता की कुर्सी का मुंह भी दरवाजे की तरफ पीट कर खड़ी थी जिस पर वो बैठे थे। उर्मिला कुर्सी के पीछे खड़ी हुई थी और दिनेश के पिता के हाथ में तेल का कटोरा भी था। उर्मिला तेल की कटोरी से अपने हाथ में तेल लेने के लिए दिनेश के पिता की तरफ झुकी। वैसे ही दिनेश, उसके पत्नी और दोनों बच्चों के कमरे में घुसने लगे। तभी दिनेश की बेटी ने कहा, हेलो उर्मिला आंटी, हाउ योर लव स्टोरी गोइंग ऑन? उर्मिला हल्की बक्की रह गई। आर यू मैड? उर्मिला ने दिनेश की बेटी की तरफ देखते हुए कहा। उर्मिला कई सालों से अमेरिका में रह रही थी, इसलिए अमेरिकन इंग्लिश भी ठीक ठाक बोल लेती थी। दिनेश की पत्नी ने उर्मिला को घूरते हुए कहा, मैं बेटी ठीक बोल रही हैं, तुमको नहीं पता कि तुम्हारी लव स्टोरी के चल रही हैं। इस ओल्ड मैन के साथ उर्मिला के पास में रखी तौलिए अपने हाथ पीछे और 4 कदम पीछे हटकर सुबकने लगी। दिनेश वे पिता कुर्सी से उठे और एक जोरदार चाटा अपनी पोती के गाल पर लगा दिया। दिनेश की पत्नी ने जब देखा कि वो दोबारा उसकी बेटी की ओर हाथ उठाने जा रहे हैं तो उसने दिनेश के पिता को जोरदार धक्का मारा दिया और दिनेश के पिता कुर्सी से टकराए। धक्का इतनी तेज था कि बूढ़ा शरीर सीधे जमीन पर गिर गया। दिनेश के पिता का सिर फट गया था, माथा फूटने खून की सिर से टपककर गाल पर आ गई और दिनेश ने दौड़कर अपने पिता को उठाया। दिनेश का सारा प्लानिंग चूर चूर हो गई। दिनेश की पत्नी अपने बच्चों को लेकर वहां से जा चुकी थी। उर्मिला ने जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स अलमारी से निकाला और रुई से डिटोल लगाकर दिनेश के पिता के माथे पर लगी चोट पर चिपका दिया। दिनेश के पिता ने कुर्सी पर बैठते ही दिनेश की तरफ देखते हुए कहा, यही दिन देखने को रह गया था कि बहू अपने ससुर को मारे और दिनेश धिक्कार है तेरे इस जीवन पर, तेरे पैसे पर, तेरे रहन सहन पर। तेरी पत्नी मुझे मारती रही और तू मुझे मौन बनकर देखता रहा। मैं तो समझता था तू एक मर्द है, लेकिन तुझे तेरी इस मर्दानगी पर शक हो जा रहा है। दिनेश चुप रहा। उर्मिला बोली, इसमें दिनेश की क्या गलती है? आप उसे इतना बातें सुना क्यों रहे हो? आपने ही तो अपनी उसकी बेटी पर हाथ उठाया और आप जानते हो कि आप अमेरिका में हैं। यहाँ रिश्ते कागज़ की नींव की तरह होते हैं। जब तक आप नज़रें के सामने कागज़ की तरह हैं, जब तक आप उसे देखकर खुश होते हैं, उसके ओझल होते ही आप उसे भूल जाते हैं। आपकी बहू एक अमेरिकन लड़की है, उसके संस्कार भारतीय नहीं हैं और बच्चे को भी वैसी ही आदतें हैं। उन्होंने कभी भारत देखा ही नहीं। आप भारत में नहीं हैं कि पोते पोतियाँ आपको हुक्म से चलेंगे। यह अमेरिका है। यहाँ बच्चे अपने माँ बाप की नहीं सुनते तो भला आपकी क्या सुनेंगे? दिनेश जी बहुत ही अच्छा लड़का था। वो अभी 2 नावों की सवारी पर था। उसको अपने पिता की भी देखना था और अपनी पत्नी और बच्चों की भी। उसको कोई ऐसी बात ना बोलिए जिससे उसका दिल दुखी हो। आपको उसके साथ यहाँ हमेशा के लिए नहीं रहना, ये तो आप तय करके ही आए हो।
फिर क्यों आप इसके बच्चे और उसकी पत्नी की बातों को बुरा मान रहे हो? दिनेश की आंखें नम हो गई। वो वहाँ से चला गया। दिनेश पूरी रात पिता की बातों पर रोता रहा। उसकी पत्नी और उसके बच्चे इस बात की परवाह नहीं कर रहे थे कि दिनेश पर क्या बीत रही है। उर्मिला के काफ़ी समझाने के बाद भी दिनेश के पिता पर कोई असर नहीं हुआ। उसके अड़ियल सुझाव की वजह से ये उनकी आज तक किसी से पटरी पड़ती नहीं खाती थी। दिनेश की माँ ही थी जो उनको समझाती थी, वरना हर कोई उनसे दूर ही रहना चाहता था। आज उर्मिला ने सोचा, शायद कहीं ये कड़वाहट मेरी वजह से तो नहीं पनप रही हैं। उर्मिला ने दिनेश के पिता से कहा, कल जो कुछ भी हुआ कहीं उसकी वजह में तो नहीं, क्योंकि दिनेश की बेटी उम्र में ज़रूर छोटी है, लेकिन उसके ख्यालात किसी और महिला जैसे ही हैं। कल उसने जो कुछ भी मेरे और आपके बारे में कहा, वो उसने अपने हिसाब से कहा। हम साथ साथ रहते हैं, हमारे और आपके बीच में क्या रिश्ता है ये हम ही जानते हैं। और हाँ, वहाँ के लोगों का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं और किस रिश्ते के साथ एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति इस बात को बिल्कुल इजाज़त नहीं देती, और जिस जगह हम रहते हैं वहाँ अधिकतर लोग भारतीय ही हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से आपको कोई कुछ ना कहे, और साथ ही साथ ये भी चाहती हूँ कि मुझे भी यहाँ का भारतीय समाज आपकी वजह से बुरा जो कुछ भी मेरे और आपके बारे में कहा, वो उसने अपने हिसाब से कहा। हम साथ साथ रहते हैं, और हमारे और आपके बीच क्या रिश्ता है ये हम ही जानते हैं। और हाँ, यहाँ के लोग का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम लोग और कौन और किस रिश्ते के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति इस बात को बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देती, और इस जगह हम रहते हैं वहाँ अधिकतर लोग भारतीय ही हैं। मैं चाहती हूँ मेरी वजह से आपको कोई कुछ ना कहे, और साथ ही साथ ये भी चाहती हूँ कि मुझे भी यहाँ का भारतीय समाज अपने आप की वजह से ही बुरा भला न कहें। इतनी बात कहने में उर्मिला के दिल पर क्या गुजरी होगी ये वही जानती थी। वो आज तक दिनेश के पिता में एक भाई ही देखती थी। दिनेश के पिता का मन तो बहुत दुखी हुआ, पर वो उर्मिला की बात से सहमत था। तुम ठीक कहती हो उर्मिला, तुमको समाज का डर है और मुझे तुम्हारे डर है। मैं कि मेरी वजह से तुम क्यों परेशान हो। मैं तुम्हारी हर इशारा समझ गया हूँ। मैं आज ही तुम्हारा घर छोड़कर चला जाऊँगा। हो सकता है मैं ही गलत हूँ। मेरी पत्नी मुझे जब तक जिंदा थी तब तक समझाती थी, बाकी किसी ने मेरी भावनाओं को नहीं समझा। मैं खुद को ईमानदार समझता हूँ, और सच भी यही है कि मैं ईमानदार हूँ। उर्मिला रो पड़ी। भैया, आप कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कब कहा कि आप ये घर का छोड़कर जाओ? मैं तो यह कर रही हूँ कि यहाँ का माहौल देखते हुए अपने बेटे के घर रहो। आप समझदार हो, और बच्चे भी जो समझदार और सच्चे होते हैं उनको समझौता करना भी आता है। आज नहीं तो कल वो आपको अच्छे लगने लगेंगे। दिनेश आपका अपना खून है, आपको इकलौता बेटा है। दिनेश, अगर आप उसके इस तरह से उसके अपने को दूर रखेंगे तो आपकी पत्नी की जो ऊपर वाले के घर में है वो क्या सोचेगी? वो माँ और उसका कलेजा ही छलनी हो जाएगा। अगर वो ज़िंदा होती तो क्या वो अपने बेटे से दूर रह पाती? मैं आपसे विनती करती हूँ कि दिनेश को अपना लीजिए। वो बहुत ही शरीफ और समझदार बच्चा है। दिनेश के पिता रात भर जागते रहे। अपने बेटे की मजबूरी को भी वो भली-भांति जानते थे। उर्मिला की बातें और अपने पोती की बातों का तीखापन उनके दिमाग में घुस गया था। सुबह के 4 बजे ही दिनेश के पिता ने अपने कपड़े एक बैग में रखे और उर्मिला को सोती हुई छोड़कर घर से निकल गए। बाहर आकर उन्होंने एक टैक्सी करी और एक होटल में जाकर रुक गए। रात भर जागे थे तो उनकी नींद आ गई। सुबह जब उर्मिला सोकर उठी तो दिनेश के पिता घर में नहीं थे। उर्मिला ने सोचा शायद वो मॉर्निंग वॉक पर
गए होंगे। 9 बजे तक जब वो नहीं लौटे तो उर्मिला उनके कमरे में गई। दिनेश के पिता का बैग वहाँ नहीं था और न ही उनका कुछ सामान था। उर्मिला घबरा गई। उसने दिनेश को फ़ोन लगाया कि तुम्हारे पिता पता नहीं किधर निकल गए हैं, उनका कोई पता नहीं है। दिनेश ने जब यह बात सुनी तो तुरंत उर्मिला के घर की तरफ आ गए। उसकी पत्नी को और बच्चे अभी तक सोए ही रहे थे। आंटी, जब पापा जी गए तो आप कहाँ थी? वो तो कितने बजे गए हैं? दिनेश ने एक ही साथ कई सवाल उर्मिला से कर दिए। उर्मिला ने बताया, मैं सो रही थी, बाद में मैंने सोचा वो मॉर्निंग वॉक पर गए होंगे, अभी लौट आएंगे, लेकिन 9 बजे तब तक वो नहीं लौटेंगे तो मैंने तुमको फ़ोन किया।